Hello everyone, very good morning. Let's start our today's class. Okay, so first we will do our vocabulary and then we will read an article. So let's start. India, Nepal, a new chapter begins. So let's see what's inside there. और आज की जो क्लास है वो मैं न्यू सिस्टम में ले रही हूँ, तो जो मेरा पुराने सिस्टम को लेके मैं यूज टू हो गई हूँ ना, तो अभी इसमें थोड़ा मुझे 1-2 दिन इनकन्वीनियंस होगी, बट उसके बाद फिर हम लोग यूज टू हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है इंटरट्वाइन। इंटरट्वाइन का मीनिंग क्या होता है? इंटर देखो, ये एक न्यू वर्ड है ना, मतलब बहुत रेगुलर हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मैं हमेशा जब भी कोई एक न्यू वर्ड आता है तो मैं हमेशा कहती हूँ उसको ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। नहीं समझ में आया तो उसको बहुत ऐसे स्ट्रेस नहीं ले लेना है, छोड़ देना है ना। फिर कभी रिपीट करेगा, हम फिर उसे सीख लेंगे। तो चलिए अब हम समझें इसको। इंटरट्वाइन, इंटर को ऐसे समझो, चीजें आपस में इंटर हो रही हैं, मतलब एंटर हो रही हैं। एक दूसरे में चीजें एंटर हो रही हैं और वो इतनी ज्यादा अब एकदम एक दूसरे से क्लोजली कनेक्ट हो चुकी हैं, एंटर हो के, कि अब उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल हो गया है। मतलब वो चीजें एकदम एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंक हो गई हैं, बहुत कनेक्टेड हो गई हैं। और उनको सेपरेट कर पाना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। जैसे इसके लिए मुझे समझाने में अगर आया तो मुझे लगा कि ये एग्जाम सिनोनिम हमारे लिए बेस्ट है, ब्रेड। ब्रेड क्या होता है? ऐसा लग रहा है कि आज मैं पहली बार पेन टैब का यूज कर रही हूँ जबकि मैं तो रेगुलर पेन टैब यूज करती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सिस्टम न्यू है, पेन टैब तो पुराना ही है। बट लेट्स सी क्या है। ब्रीड, अच्छा आपको पता है जो लड़कियां चोटी अब चोटी बनाती हैं, हाँ मैं भी हूँ, तो मैं भी चोटी बनाती हूँ, मेरे बाल थोड़े छोटे हैं। तो वो ऐसे करके मिक्स कर देते हैं ना, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं चोटी को, तो चोटी क्या हो जाती है, एकदम इंटरलिंक हो गई है ना। वो वेरी क्लोजली कनेक्टेड, अब आप उसको एकदम से किसी भी पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हो, है ना। सो द रूट्स ऑफ द ट्रीज इंटरट्वाइन अंडर द ग्राउंड, ये अब आपको बहुत इजी हो गया समझ पाना। सोचो ना यार, जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, मिक्स्ड होते हैं एक दूसरे में, है ना। एकदम उसमें ऐसे लगता है कि किसी ने उसको एक साथ में गूंद दिया है, एक साथ में उनको बना दिया है ना। इंटरलेस, इंटर वीव, एक एक साथ में वीव करना, मतलब क्या करते हैं, जो ऊन कपड़ा जो बुनते हैं एक साथ बुन दिया है, उनको मर्ज कर दिया है, एक साथ मिला दिया है, ब्लेंड कर दिया है। Our goals and dreams often intertwine with our daily actions. सही चीज है ना, कि हमने जो गोल है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम है, वो अक्सर हमारे डेली एक्शंस के साथ में मिल जाते हैं ना। अगर हम उनको ठीक से अपनी काम को, जो हमारे डेली के एक्शंस है, अगर हम वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे गोल्स हमसे सेपरेट नहीं रह सकते हैं, वो काइंड ऑफ एक दूसरे से मर्ज ही हैं। तो जिस तरीके के हमारे एवरीडे एक्शंस रहने वाले हैं, उसी तरीके से हम अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया है, इंटरट्वाइन का वर्ब डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ट्रांजिट। ट्रांजिट, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं या आप कोई भी सामान पोस्ट करते हैं, राइट, पोस्ट करते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे दिखता दिखता है ना, इन ट्रांजिट। अभी जो आपका ऑर्डर है वो इन ट्रांजिट है, तो आप इसको ऐसे सोचो, ऑन द वे है वो चीज, अभी आई नहीं है, अभी रास्ते में है वो चीज, ऑन द वे है। सो ट्रांजिट का क्या हो जाएगा, ऑन द वे। अच्छा मैं अब समझी कि मेरे को लिखने में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है ना वो बहुत ज्यादा पतली हो रखी है समझे, देखा, छोटी छोटी चीजें होती है, इस इतनी छोटी चीज मेरे को इतना इनकन्वीनियंस कर रही थी। सो ट्रांजिट का मतलब क्या हो गया, चीज क्या है हमारे, ऑन द वे है, मतलब अभी वो आई नहीं है, वो रास्ते में है वो चीज। सो द एक्ट ऑफ पासिंग थ्रू अ प्लेस ऑन द वे टू समवेयर एल्स, तो मेन जहां हमें जाना है वहां नहीं है, अभी वो चीज रास्ते में है, तो वो जो रास्ते से गुजर रही है ना, उसी को हम बोलेंगे इन ट्रांजिट है। मतलब अभी वो चीज अपने चल रही है ना, ट्रेवल कर रही है, अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची है, पैसेज पहुंच रही है। जैसे कि अगर जैसे मैं अभी बनारस गई थी, तो बनारस जाने के लिए ऑन द वे, मतलब रास्ते में बहुत सारे आपके वो पड़े थे ना, रूट पड़े थे जहाँ पे ट्रेन रुकती जा रही थी, तो वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी। जैसे कि मान लो मुझे अभी सुल्तानपुर या जौनपुर याद आ रहा है, तो वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी, मेरी डेस्टिनेशन तो बनारस थी, बट तो हम क्या हुआ, वो
वो पैसेज वे था, वो रास्ता था वहां का, ऑन द वे थे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट। सो दिस पैकेज इज स्टिल इन ट्रांजिट, नॉट डिलीवर्ड येट। सो अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे आएगा कि ये जो अभी आपका पैकेज है ना, आप ऐसे सोचो, उसमें आ रहा है योर पैकेज इज स्टिल इन ट्रांजिट, मतलब अभी वो रास्ते में है, ऑन द वे है, डिलीवर नहीं हुआ है, राइट। Many countries depend on others for transit route. सो जो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, मतलब मान लो कि वो लैंड लॉक्ड है, जैसे कि आज हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो लैंड लैंड से चारों तरफ से घिरी हुई है, इधर से उसके माउंटेन्स हैं, है ना, बाकी चारों तरफ से लैंड है आपका। तो उसको अगर ट्रेड करना है, सपोज कि यहाँ से उसको सामान मंगाना है, अब ये कोई शिप मतलब जा ही नहीं सकती, क्योंकि आपका कोई सी का वो है ही नहीं, चारों तरफ से कंट्रीज ही कंट्रीज हैं, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री हो गई है। तो अब इसको अगर अपना सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो इसको किसी दूसरी कंट्री का यूज करना पड़ेगा ना। सो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर में डिपेंड होती हैं ट्रांजिट रूट के लिए, मतलब इस रास्ते के लिए, अपने सामान को पहुंचाने के लिए। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ट्रांजिट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ नाउन है इसका। ट्रांजिट को बहुत सिंपल याद रखो, ऑन द वे, रास्ता, रास्ता। क्लियर है? ओह शिट, दिख रहा था ना, हाँ दिख रहा था। एक्चुअली मुझे इस वाले उसमें क्या बोलते हैं इसको, ध्यान देना पड़ेगा कि ये पुराने वाले के जैसा नहीं है। पुराना वाला मेरा पूरा एक पेज दिखता था ना, तो इसमें थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि पूरा पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मैं एक बात सही से बताऊं आप लोग को, पहले ना मुझे ना पीसी पे क्लास लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे लैपटॉप ही चाहिए। बट फिर मेरे लैपटॉप खराब हो गया तो मैंने पीसी पे क्लास लेने लगी, तो मैं एकदम इरिटेट हो जाती थी। अब मैं पीसी की क्लास पे यूज टू हो गई हूँ, आज मैं लैपटॉप पे ले रही हूँ तो मुझे इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है। सो यही है ना, मतलब हम लोग फिर एक टाइम बाद में वो चीज़ हमें ठीक लगने लग जाती है। तो आज मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मोनार्च। तो आपका मोनार्क का क्या मतलब होता है? जैसे देखो, अब मोनार्की का मतलब हो जाएगा जहाँ पे किंग एंड क्वीन आपके रूल करते हो। मोनो का मतलब तो वैसे सिंगल होता है, वन होता है ना, जैसे मोनोक्रोम का मतलब सिंगल कलर हो गया, और आर्च का मतलब होता है रूल। सो जहाँ पे आपके सिंगल रूल हो रहा है, मतलब कि जहाँ पे आपके किंग या क्वीन आपके रूल करते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट, उसको मोनार्की कहते हैं। तो वो राजा का शासन हो गया है ना, किंगशिप हो गया, रॉयल रूल हो गया, क्राउन रूल हो गया। जैसे कि आपका ब्रिटिश में है, अभी भी वहां पे आपका रॉयल रूल चलता है। पीपल प्रोटेस्टेड टू एंड द मोनार्की एंड ब्रिंग डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब भी सेम ही होता है। डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमो का मतलब होता है पीपल, एंड क्रेसी का मतलब अगेन रूल होता है। तो डेमोक्रेसी हो जाता है जहाँ पे लोग आपके शासन करते हैं, और मोनार्क का मतलब हो जाता है जहाँ पे एक रूल है, मतलब वो किंग रूल कर रहा है ना, वहां पे पीपल रूल नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, ओलिगार्की होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सो मोनार्की इज अ वेरी सिंपल वर्ड। आई होप कि ये आपको क्लियर रहेगा, इसमें कभी दिक्कत नहीं है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेकिन आ जाता है, तो कंफ्यूज क्यों ही करना है हमें। तो मोनार्क क्या हो जाता है आपका, जहाँ पे किंग या क्वीन आपके रूल कर रहे होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ओवर आर्चिंग, ओवर आर्चिंग का मतलब समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल इंक्लूसिव मतलब सब कुछ है, जैसे कि होलिस्टिक होता है ना, कवरिंग एवरीथिंग हो गया, आपका होलसम हो गया, होलिस्टिक हो गया। सो एजुकेशन क्या है? ओवर आर्चिंग प्रायोरिटी है फॉर द गवर्नमेंट, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। पीस इज द ओवर आर्चिंग एम ऑफ द पॉलिसी। तो पॉलिसी का जो मेन एम है वो क्या है भाई? कि शांति रहे, शांति जो है वही उनका मेन एम है। ठीक है। सो ओवर आर्चिंग, अब जैसे यहाँ पे आप कंफ्यूज करो तो देखो, प्रायोरिटी कैसी प्रायोरिटी आपकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। सो इम्पोर्टेंट हो गया प्रायोरिटी, प्राथमिकता, और वो सबसे इम्पोर्टेंट में दे दिया हमने इसको, उसको इस प्रायोरिटी को हमने आपका क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। तो जो नाउन को एक्सप्लेन करे वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एम, कैसा एम है हमारा? मेन, मेन काम मेरा यही है, प्राइमरी गोल मेरा ये है।
सो एम नाउन हो गया, नाउन बता रहा है कैसा है भाई, मेन काम है। जैसे हमारे कई सारे एम होते हैं ना अपनी लाइफ में, तो ऐसे होते हैं जैसे हमने उनको विद टाइम डिवाइड कर दिया कि अभी मेरा ये गोल है भाई, 2 साल बाद में मैं अपने जीवन से ये चाहती हूँ, तो प्रेजेंट का जो मेरा गोल है वो ये है। तो गोल को यानी एम यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसको और एडवांस, उसको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव है ये। तो ओवर आर्चिंग क्या हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओवर आर्चिंग मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेन्ड। हाँ, सो स्ट्रेन्ड का मतलब क्या हो जाता है। हम्म, अच्छा, स्ट्रेन को ऐसे सोचो, स्ट्रेन हो रहा है मतलब कि थोड़ा तनाव हमको हो रहा है, स्ट्रेन का मतलब हो गया तनाव। तो अब जैसे कि अगर रिलेशनशिप कैसा है, जैसे देयर रिलेशनशिप बिकेम स्ट्रेन्ड आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, तो तनाव हो गया उनके रिलेशनशिप में, मतलब कि उनका रिलेशनशिप कैसा हुआ, स्मूथ नहीं है ना, थोड़ी सी मन मुटाव चल रहा है, तो वो स्ट्रेन हो गया, तनाव है ना। स्ट्रेन मतलब बहुत सिंपल है, तनाव है। नॉट स्मूथ और फ्रेंडली ड्यू टू स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स। सो अगर आपका रिलेशनशिप कैसा है, स्ट्रेन्ड है, मतलब कि वो स्मूथ नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें आपके डिस्प्यूट्स हैं, उसमें डिसएग्रीमेंट है ना, उसमें ऑल्टरकेशंस है। सो टेंस है, माहौल गर्मा गर्मी गर्मी का है, स्ट्रेस्ड हो, ट्रबल्ड हो, अनईजी है, अनकंफर्टेबल है, डिफिकल्ट है। स्ट्रेन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसा है हमारा, एडजेक्टिव है। रिलेशनशिप कैसा हो गया, स्ट्रेन्ड हो गया, रिलेशनशिप को बता रहा है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव है, ना कि वर्ब। विकेम हमारा वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये हमारा ईडीएम है, फाइंड इट्स फीट। इसका मतलब क्या होता है, अब मतलब ऐसे सोचो कि आप किसी न्यू जॉब पे जाते हो, जैसे आज मैं अपने इस न्यू सिस्टम पे काम कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो रही है ना, अनकंफर्टेबल हो रहा है मेरे को, बार बार देखना पड़ रहा है कि मतलब सिस्टम में चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, स्लाइड ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है। लेकिन फिर अब मैं इस पे 4-5 दिन क्लास लूंगी, इसको थोड़ा और समझेंगे, इसकी थोड़ी सही से और अरेंज कर देंगे, तो फिर मैं अपने पैर यहाँ पे जमा लूंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी ना, हाँ, इस सिस्टम में क्लास लेने के लिए। फिर मैं स्टेबल हो जाऊंगी, कंफर्टेबल हो जाऊंगी। तो जैसे हम न्यू जॉब पे जाते हैं, तो वहाँ के हम इन्वायरमेंट को नहीं जानते, वहाँ के लोगों को नहीं जानते हैं, और तो हम पहले बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, बट धीरे धीरे फिर हम अपने पैर जमाने लगते हैं ना, कि हाँ, फिर वहां पे हमें चीजें ठीक लगने लगती हैं, हम कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, हम कंफर्टेबल होने लगते हैं। सो आई वॉज नर्वस इन माई न्यू जॉब, बट नाउ आई हैव फाउंड माई फीट। मतलब फाउंड, सी फाइंड आपका वर्ब है, तो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम हम इस वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तो मैं नर्वस थी, बट अब मेरे पैर यहाँ पे जम गए हैं। आई हैव है ना, हैव के बाद हमेशा वी थ्री आता है, सो यहाँ पे हमने वी थ्री लगा दिया है। तो फाइंड इट्स फीट, अब इस इट्स को आप किसी भी आपके पजेसिव प्रोनाउन के उसके साथ में, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में आप चेंज कर सकते हैं। मैं नर्वस थी जब मैं अपनी न्यू जॉब पे थी, बट नाउ आई एम कंफर्टेबल, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, नाउ आई एम स्टेबल। The startup took a year to find its feet, right? तो स्टार्टअप के लिए यहाँ पे इट्स आया हुआ है, तो स्टार्टअप को 1 साल लग गया अपने पैर जमाने में, मतलब स्टेबल होने में, स्टार्टअप को स्टेबल होने में 1 साल का टाइम लग गया, है ना। शुरू शुरू में उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो चीजों को ओवरऑल समझने में, मैनेजमेंट को बिठाने में, सामान को समझने में, न्यू ट्रेंड को समझने में स्टार्टअप को 1 साल का टाइम लग गया। आई होप ये क्लियर है। तो ईडियम बहुत टफ नहीं है, जैसे इसका वर्ड है जिस तरीके से है, उसी मीनिंग को ये कन्वे भी कर दे रहा है, तो आई थिंक इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब आप ऐसे सोचो कि जब आप अब्रॉड में काम कर रहे हैं, किसी भी अपनी होम कंट्री के अलावा जब आप कहीं पे भी काम करते हैं फॉरेन में, तो फिर आप अपनी कंट्री, अपने घर आप पैसे भेजते हैं, यानी अपनी कंट्री में जो आपके लोग रह रहे हैं, आपकी जो फैमिली रह रही है, उनको पैसे भेजते हैं, और उसी को रेमिटेंस कहते हैं। सो मनी सेंट बाय पीपल टू देयर फैमिली और होम कंट्री, मतलब वही कि वो लोग जो बाहर फॉरेन में काम कर रहे हैं, वो पैसे जो अपनी फैमिली को वो भेजते हैं, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। ही सेंड्स रेमिटेंसेस टू सपोर्ट हिज पेरेंट्स, तो वो
अपने घर पे पैसे भेजता है अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो जब वो अपने अपने देश से बाहर काम करते हैं तब। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है। डन है। ओके, ये हटाने की जरूरत नहीं है ना। हम्म। चलिए जी, अब हम अपना आर्टिकल रीड करते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है इसमें। सो लेट्स अंडरस्टैंड। नेबर्स फर्स्ट ऑन इंडिया नेपाल टाइज। सो चलिए हम जानते हैं नेपाल के और हमारे भारत के संबंधों के बारे में, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या कुछ चीजें अप डाउन हुई हैं। लेट्स सी। In an exchange of early messages, Prime Minister Narendra Modi and Nepal's newly sworn-in Prime Minister Balendra Balin Shah said they look forward to working closely to take forward bilateral ties. Okay. In an exchange of early messages, मतलब early मतलब पहले messages exchange हुए किन किन के बीच में, जो हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जो नेपाल के न्यूली जिन्होंने अभी प्रधानमंत्री के लिए वो चुन के आए हैं, बालेंद्र बालन शाह, उन्होंने क्या बोला है कि वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। लुक फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम ध्यान देंगे इसके ऊपर में। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है जब आप आगे की तरफ देख रहे हैं, वो भी पॉजिटिविटी के साथ में। अब क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट फ्रेज है, ठीक है, सो ये जो टू है वो इसके साथ में कनेक्टेड है। ये प्रेपोजिशन है, ना कि वर्ब के लिए, इन्फिनेटिव नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। तो इसीलिए अगर हम इसके बाद में कभी भी कोई भी वर्ब लगाएंगे तो वो हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में ही लगाएंगे। जैसे कि दे लुक फॉरवर्ड, अब जैसे दे हमने बोला, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड है ना टू मीटिंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ना कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। सो इसका मतलब जैसे कि अगर इंटरव्यू हुआ, काम पूरा हो गया ना, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, देन यू विल से ओके आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन, मतलब मैं आपसे दोबारा आपसे मिलूंगा, इसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं मुझे इंतजार रहेगा। सो टू देखो यहाँ पे है, फिर उसके बाद में यहाँ पे वर्किंग आया है, ना कि वर्क आया है। सो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये बोलने के हिसाब से भी और एग्जाम के हिसाब से भी, दोनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। सो जब भी लुक फॉरवर्ड टू होगा तो पहले तो इसके साथ फिक्स है टू, और उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। टू टेक फॉरवर्ड बायलेटरल टाइज। बायलेटरल का मतलब, बाय का मतलब क्या होता है, टू होता है ना, दो होते हैं, बाय मीन्स टू, और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। सो बायलेटरल का मतलब क्या हो गया, आपके टू साइड्स, मतलब दोनों तरफ से, तो भारत और नेपाल दोनों दोनों तरफ से हो गया ना। तो दोनों के जो संबंध है उनको हम अच्छा करने के लिए, उनको एक साथ मिलके हम काम करें, इसके लिए हम आगे की तरफ में देख रहे हैं। दिल्ली एंड काठमांडू, जैसे दिल्ली जो है ये आपकी भारत की कैपिटल है, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। दे आर प्रिपेयर्ड मीन्स दोनों कंट्रीज प्रिपेयर्ड हैं टू बिगिन अ न्यू चैप्टर इन रिलेशंस यूनाइटेड बाय familial bonds, shared culture, ओपन बॉर्डर्स एंड इंटरट्वाइंड पॉलिटिक्स। मतलब दोनों ही जो देश हैं वो तैयार हैं एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए हमारे संबंधों में। हम फैमिलियल बॉन्ड से हम जुड़े हुए हैं, मींस एक फैमिली बॉन्ड से हम जुड़े हुए हैं। हमारे अपने हम नेपाल के साथ में हमारे वो है फैमिली के रिलेशंस हैं, ना ही सिर्फ इंटरनेशनल टाइप के रिलेशंस नहीं है, फॉर्मल फॉर्मल, इट्स अ फैमिलियल रिलेशंस। शेयर्ड कल्चर, कल्चर हमारा बहुत काफी हद तक सेम है ना। इवन मेरा एक फ्रेंड है जिसकी फैमिली नेपाल से है, वो नेपाल से है, और यहाँ पे भी उनकी काफी सारी जमीन वगैरह है, तो यस वी शेयर कॉमन कल्चर। हमारा बॉर्डर ओपन है एक दूसरे के लिए, कोई वीजा वगैरह की हमको जरूरत नहीं है। और जो हमारी पॉलिटिक्स है वो एक दूसरे के साथ में काफी हद तक लिंक्ड है, काफी हद तक मर्ज है, मतलब एक दूसरे पे चीजों का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। जो नेपाल है वो लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से लैंड से ही घिरा हुआ है, ओशियन नहीं है। हैज डिपेंडेड ऑन ट्रेड एंड ट्रांजिट थ्रू इंडिया, तो मतलब वो अब
ट्रेड के लिए, है ना, व्यापार के लिए, अपने सामान को एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। सो भारत के रूट पे वो डिपेंड करता है। इंडियाज प्लान्स फॉर एन एनर्जी ग्रिड इन द रीजन एन इम्पोर्टेंट चैनल फॉर नेपाल्स हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट्स एंड रेवेन्यू। ओके, सो अब इंडिया का जो भाई अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने को लेके है, वो हम काफी ज्यादा एम्बिशियस हैं इस चीज को लेके। तो ये एक नेपाल के हाइड्रो पावर के लिए एक काफी अच्छा उनको मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि वो अपने हाइड्रो पावर, हाइड्रो मीन्स वाटर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, सो जो वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है तो वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे ऑब्वियसली फिर उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। मतलब वो भारत को अपना हाइड्रो पावर का बेच सकते हैं वहां से, और इवन भारत के थ्रू अदर कंट्रीज में भी वो बेच सकते हैं और उनको रेवेन्यू भी जनरेट होगा। सो मतलब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के थ्रू हम अपने चाहे हम इकोनॉमिकली बोले या हम अपने रिलेशंस को बोले, हम सुधारने के लिए हम आगे अच्छा होप कर रहे हैं, यही सब लिखा हुआ है। लाइक मैनी फॉर्मर लीडर्स ऑफ नेपाल मिस्टर शाह स्टडीड इन इंडिया। सो मतलब लाइक मैनी फॉर्मर लीडर्स ऑफ नेपाल, मतलब नेपाल के जो काफी सारे पुराने लीडर्स रहे हैं उन्हीं की तरह जो ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी भारत में पढ़ाई की है। और फेमिलियरिटी असाइड, लेकिन जो हमारी ये फैमिलियर इस चीज को हम एक साथ में असाइड मतलब किनारे रखते हुए, इट वुड बी अ मिस्टेक टू अज्यूम दैट हिज ascension विल चार्ट अ वेल बोर्न एंड प्रिडिक्टेबल कोर्स बिटवीन द टू कंट्रीज। मतलब अब यहाँ पे क्या बोला है कि भाई देखो हम फेमिलियर हैं, ये है, इन्होंने भी भारत से पढ़ाई की है, बट इस चीज को हमें असाइड रखना है, साइड रखना है। और ये एक मिस्टेक होगी कि हम ये अज्यूम कर लें कि हम इनका जो रिलेशन रहने वाला है भारत और नेपाल के बीच में उसको हम प्रिडिक्ट कर दें। वो अभी डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से काम करेंगे, हम उस चीज को नहीं कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट, तो ये बोला गया है यहाँ पे। ओके, अब आगे। एट द एज ऑफ 35, मतलब वो 35 की एज में है, ही बिकेम नेपाल्स फर्स्ट मधेसी लीडर एंड चेंज द लॉन्ग टाइम कंट्रोल ऑफ पावरफुल ट्रेडिशनल लीडर्स। ओके, सो 35 साल की एज में ही वो नेपाल के पहले मधेसी लीडर बने हैं और उन्होंने जो लंबे समय से जो ट्रेडिशनल लीडर्स का जो एक पूरा चार्ट, एक पूरा मतलब क्या बोले हायरार्की चलती आ रही है, उसको ब्रेक किया है उन्होंने। And this is a new leadership that has not inherited the old foreign policy understandings of the past generations of leaders who came through the Panchayati movement, Congress and Communist parties, or the Maoist movement that overthrew the monarchy. Okay, ये थोड़ा बड़ा सा सेंटेंस है तो वन बाई वन देखते हैं। दिस इज अ न्यू लीडरशिप, मतलब इनके लिए, मिस्टर शाह के लिए बोला गया है कि ये एक न्यू लीडरशिप है ना, 35 की एज में है, पहले नेपाल के ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस मधेशी लीडर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पुरानी उनकी जो पुरानी पॉलिसीज चलती आ रही है ना, अंडरस्टैंडिंग मींस आइडियाज, जो पुराने फॉरेन पॉलिसीज आइडियाज हैं पुरानी जनरेशन के लीडर्स को, उसको लेके इन्होंने इनहेरिट नहीं किया है। मतलब वही सेम चीज इन्होंने, इनका नहीं है कि मैं वही सेम चीज आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे एक उनका अपना अलग पर्सपेक्टिव है। वो जो पास्ट जनरेशन्स हैं, मतलब जो पुराने लीडर्स हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो उनके आइडियाज हैं, वो उनको नहीं इनहेरिट कर रहे हैं, वो उनको नहीं ले रहे हैं, उनके अपने न्यू आइडियाज हैं। सो जो फॉरेन आपके जो फॉर्मर लीडर्स थे वो कैसे आए थे, पंचायती मूवमेंट के थ्रू आए थे, कांग्रेस के थ्रू आए थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर जैसे ये आपका मोइस्ट मूवमेंट हुआ था जिसने ये किंग क्वीन के रूल को फिर खत्म कर दिया था, तो ये इस तरीके से नहीं आएंगे। आप जानते हैं कि नेपाल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जिसको जेंजी मूवमेंट का नाम दे दिया गया था। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स हमें देखने की उम्मीद करते हैं यहाँ पे। अगर इस सेंस में देखें तो जो आपके मिस्टर शाह की जो गवर्नमेंट है, मिस्टर शाह गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसीज, इंक्लूडिंग उनके जो संबंध है चाइना के साथ, यूएस के साथ, एज वेल एज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें इंडिया के साथ में, ये अभी भी फॉर्मलाइज होना बाकी है।
is yet to be formalized। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझें तो यहाँ पे मिस्टर शाह गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी, ये पॉलिसी इंक्लूडिंग आपका देखो प्रपोजिशन हो जाता है। अब ये और वैसे भी यहाँ पे देखो कॉमा लगाया हुआ है, यहाँ तक कॉमा लगाया है, तो ये सब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ही हमको दे रहा है एज वेल एज इसके साथ में, तो ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी, पॉलिसी किसकी? मिस्टर शाह की गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है, पॉलिसी हमारा सब्जेक्ट हुआ। ये अभी भी फॉर्मलाइज्ड होना मतलब बाकी है, अभी हम इसको नहीं अनुमान लगा सकते कि इनके आगे कैसे संबंध रहने वाले हैं या किस प्रकार से ये एक्ट करेंगे, तो इन चीजों के ऊपर में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ऐसा बोला गया है। ओके, एक सेकेंड, हाँ, फिर आगे। इन द पास्ट डेकेड इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स डेवलपमेंट असिस्टेंस टू नेपाल, मतलब पिछले कई दशकों में इंडिया ने जो नेपाल को अपनी हेल्प प्रोवाइड की है, बट इट हैज आल्सो स्ट्रेन्ड इट्स टाइज ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग ब्लॉकेड ऑन बॉर्डर ट्रेड एंड टेरिटोरियल इश्यूज। लेकिन मतलब ये एक तरफ से ये दिखाया है कि इंडिया जो है उन्होंने जो नेपाल के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की है, उनको असिस्ट किया है, लेकिन इसके साथ साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं वो अभी प्रॉब्लम में भी हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में हो या बॉर्डर के ब्लॉकेज के ऊपर में हो, बॉर्डर ट्रेड के ऊपर में हो या टेरिटोरियल इशू हो, क्योंकि अभी जो न्यू मैप आया है उसमें कुछ उन्होंने बिहार के पार्ट को नेपाल का पार्ट बनाया है, बिहार का जो पोर्शन है उसको नेपाल का पार्ट बोला है। सो इस चीज को लेके भी हमारे मतभेद अभी भी हैं। इससे पहले अभी ये पीएम के लिए चुन के आए हैं, इससे पहले ये मेयर रह चुके हैं, तो मिस्टर शाह अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, नेशनलिज्म के लिए जाते हैं, और वो नेपाल के हैं तो वो ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए कि वो अपनी कंट्री के प्रति मतलब वो समर्पित हो, ऐसा ना हो तो फिर क्या बचेगा हमारे अंदर में अगर हम अपने देश को प्रायोरिटी ना दे तो। In rejection of the hegemony of India and other powers, while his use of a map of Greater Nepal with oh had been read with some concern in New Delhi। एक मैंने यहाँ पे रीड पहले बोल दिया था, फिर मैंने रेड बोला, इसके पीछे का बताती हूँ अभी, पहले आगे देख लेते हैं। एंड रिजेक्शन ऑफ द हेगेमनी, हेगेमनी का मतलब होता है जब किसी एक की ही मतलब वहां पे अथॉरिटी आ जाती है, सुप्रीमियसी हम जिसको बोल सकते हैं, तो उन्होंने इंडिया की हो या किसी भी अदर कंट्री की जो हेगेमनी है मतलब हम सुपीरियर है, उस चीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इस चीज को लेके भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने आप को मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि हमारे फेमिलियल बॉन्ड है तो चीजें नॉर्मल रहने वाली हैं, तो ये भी डिपेंड करेगा, अभी कुछ भी फॉर्मलाइज्ड नहीं हुआ है। और कंसर्न है ग्रेटर नेपाल को लेके, जो उन्होंने न्यू यूज ऑफ मैप निकाला है उस चीज को लेके भी कुछ कंसर्न है। हैड बीन रेड, तो इसको रेड क्यों पढ़ेंगे? जब हम इसके फर्स्ट या हम इसका फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं तो ये हमको रीड या रीड्स बोलते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये तो READ ही है, यानी कि ये तो फर्स्ट हो सकता है, बट फर्स्ट कैसे हो सकता है? हैड बीन के बाद लगा हुआ है, हैड बीन। सो आपका अगर हैड बीन के बाद अगर हम V3 ही लगाते हैं, ये तो हमेशा से पैसिव स्ट्रक्चर रहा है ना, या फिर हैड के बाद होता, हैज के बाद होता, हैव के बाद होता, किसी के बाद भी होता, तो ये तो फिर V3 ही आता ना यार। और V3 जो है, अब अगर हम इसका V2 बोलें या V3 बोलें, वो इसकी स्पेलिंग सेम रहती है, बस इसका साउंड डिफरेंट हो जाता है, तब वहां पे इसको हम रीड नहीं बोल के फिर हम वहां पे इसको रेड बोलते हैं। ये चीज क्लियर है ना, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, द मोदी गवर्नमेंट शुड tread lightly and positively as the Shah government finds its feet, but offer India's full support in dealing with Nepal's immediate challenges। तो इस लाइन को समझते हैं, जो मोदी गवर्नमेंट है शुड ट्रेड लाइटली, ट्रेड का मतलब वॉक होता है, यहाँ पे एक्ट हो गया है, ट्रेड हाउ लाइटली मतलब केयरफुली, मतलब मोदी गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, केयरफुली एक्ट करना चाहिए, बट पॉजिटिवली एंड मतलब केयरफुली पॉजिटिवली
और उन्हें क्या देना चाहिए भाई, इंडिया को अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए नेपाल के जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करने में। मतलब हमें अपना पूरा सपोर्ट तो देना चाहिए, बट हमें इसके साथ साथ में केयरफुल भी हमें होना चाहिए, कॉशियस भी हमें होना चाहिए। इसीलिए अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो बट का हमने यूज किया है, एंड का इसलिए ही यूज नहीं किया है क्योंकि ये एडिशनल नहीं है। देखो, ये ट्रेड लाइटली का मतलब हो गया एक्ट केयरफुली। केयरफुली हमें रहना है, केयरफुल हमें रहना है, कॉशियस हमें रहना है, बट इसके साथ साथ में हमें उनको अपना सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। तो काइंड ऑफ एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो गया है ना, नॉट कंप्लीट ऑपोजिट बट कॉन्ट्रास्ट है। अगेन ईडियम आ गया, फाइंड्स इट्स फीट्स का मतलब वो अभी स्टेबल हो रही है ना। Among those are the impacts of the war in West Asia, where Nepal will need help with fuel and fertilizers imports. Among those are, अब ये एक हमारा न्यू हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। Among those का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है जनरली कि मतलब कई सारों में से एक तो ये भी प्रॉब्लम है, तो हम इसको बन जाते हैं one of the so among those are the impacts। so भाई अब क्योंकि वेस्ट अभी वॉर चल रही है, तो जो इसका भाई इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, हम सबके ऊपर में पड़ रहा है, तो नेपाल के ऊपर भी पड़ रहा है। तो उनको जरूरत है भारत की फ्यूल को लेके, हमको खुद जरूरत है फ्यूल की, और फर्टिलाइजर के इंपोर्ट्स को लेके उन्हें हमारी जरूरत है। अप्रोक्सीमेटली 14% जो नेपाल की पॉपुलेशन है, यानी 3.5 मिलियन जो लोग हैं, वो अब्रॉड काम करते हैं। अब्रॉड आपका एडवर्ब है, ठीक है। इसीलिए इसके पहले हम कोई भी प्रपोजिशन या आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वर्क अब्रॉड ना कि वर्क इन अब्रॉड, ठीक है। वर्क इन फॉरेन कंट्रीज होता है ना, फिर क्योंकि वहां पे कंट्री नाउन हो गया है हमारा, फॉरेन एडजेक्टिव हो जाता है, बट अब्रॉड हमारा एडवर्ब है, इसीलिए हम कोई भी प्रपोजिशन उसके पहले नहीं लगाते हैं। जो नेपाल की 14% पॉपुलेशन है वो आपकी अब्रॉड में काम करती है। और जो कंट्री है वो डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर में, मतलब ऑब्वियसली जो लोग बाहर काम करते हैं वो पैसे भेजते हैं, है ना, रेमिटेंस के लिए, और टूरिज्म के रेवेन्यू के ऊपर में कंट्री काफी हद तक डिपेंडेंट है। Differences delayed New Delhi's invitation in 2024 to Mr. Oli upon his election. He eventually visited Beijing first. Okay. यहाँ पे बोल रहा है कि भाई डिफरेंसेस डीलेड न्यू दिल्ली, मतलब जो मतलब 2024 में जब ये मिस्टर ओली आपके जीते थे, जब ये इलेक्शन जीते थे, अपॉन हिज इलेक्शन मतलब जब ये इलेक्शन जीते थे, तो इनको हमें इनविटेशन देने में हमने डिले कर दिया था। तो जो हमारे डिफरेंसेस थे, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो बढ़ ही गए। वो घट कैसे गए, जब हम मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं, और वो फिर कहाँ चले गए। तो उनकी फर्स्ट विजिट हुई थी बीजिंग, ना कि भारत। तो ये भी है, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। ये टाइम है कि हम क्विकली इनवाइट करें मिस्टर शाह को कि वो मतलब भारत आए, दिल्ली आए, मतलब वही क्योंकि कैपिटल है। एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके हम उनको मतलब इनविटेशन भेजें कि वो हमारे यहाँ पे विजिट करें। एंड फॉर दिल्ली एंड काठमांडू टू मूव फॉरवर्ड पुटिंग नेबर्स फर्स्ट इन साउथ एशिया। और मतलब हम अपना जो टाई है, जो हमारा संबंध है, जो रिलेशन है, उसको हम मजबूत करें कि हम भाई नेबर्स फर्स्ट वाली पॉलिसी के ऊपर काम करें, कि भाई हमारे नेबर्स हैं तो हम मिलजुल के काम करें, ना कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करें। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सेल्फ रीड करेंगे, ठीक है, ताकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने आप से भी बहुत चीजें ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से चीजों की अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम करती है तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। और ये रीड कहाँ से करोगे पीडीएफ, ये टेलीग्राम से, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगी। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो अभी।